हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अब हम इस क्लास में विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। किसी भी रिएक्शंस की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 रिएक्शंस होती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और डाइमिराइजेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में प्रतिस्थापन होता है एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा, जैसे नाभिक स्नेही का नाभिक स्नेही के द्वारा हमने पढ़ लिया है, या किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़ा था हमने। बिल्कुल उसी तरीके से एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन में किसी डबल बॉन्ड पर जुड़ने की बात होती है, यानी एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। बिल्कुल उसके बात करें तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके बिल्कुल विपरीत है, 2 सिग्मा बॉन्ड की जगह एक पाई बॉन्ड बनता है। रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट हमने पढ़ लिया था कार्बोकैटायन के लिए, पढ़ा था, जिसमें 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था रीअरेंजमेंट के द्वारा। और डाइमिराइजेशन हम पढ़ते हैं किसी आयोडीन वाली रिएक्शंस में, क्योंकि आयोडीन वाली रिएक्शन में HI का बॉन्ड टूटने के बाद में या I2 का बॉन्ड टूटने के बाद में आयोडीन डाइमर बनाता है आयोडीन रेडिकल के साथ में मिलकर। तो डाइमराइजेशन रिएक्शंस हैं, वो काफी कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं। डाइमराइजेशन रिएक्शंस रेडिकल से होती हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। दूसरा हीट और लाइट और हीट की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो हम आज बात करेंगे विलोपन अभिक्रियाओं के लिए, जिसके लिए हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। देखो हेडिंग है विलोपन अभिक्रिया। इसके लिए परिभाषा क्या आ जाएगी, डेफिनेशन दे तो कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणुओं या समूहों का विलोपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ असंतृप्त हो जाता है, यानी असंतृप्त का अर्थ है डबल बॉन्ड बन जाता है। दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने पर एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, वह विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। तो विलोपन अभिक्रिया के लिए हम बात करें एग्जांपल कोई भी, CH3CH2X। अब इसकी विलोपन अभिक्रिया करवाएं तो किसकी उपस्थिति में करवाएंगे। पहले आपको बता रखा है कि एक्वस KOH में अल्कोहल बनता है और अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन में एल्कीन बनती है। तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से CH2H क्या निकल जाता है, HX, और HX निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, यानी यहाँ हमें एक पाई बॉन्ड मिल गया, एक पाई बॉन्ड मिला। और यहाँ कितने थे, 2 सिग्मा बंध थे। दूसरा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध था, तो ये कैसा कंपाउंड था, संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड था। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध मिला है, तो ये कैसा हो गया, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो किसी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का बनना विलोपन अभिक्रिया। 2 सिग्मा बंध टूट करके एक पाई बंध का बनना विलोपन अभिक्रिया। तो ये हम विलोपन अभिक्रिया के लिए पढ़ते हैं। अल्कोहलिक KOH को एज ए रिएजेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट है इसी में कि जब विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तब हम क्या करेंगे। विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो हम किस एल्कीन को प्रायोरिटी दें। तो देखो विलोपन अभिक्रिया के लिए 2 एल्कीन, जैसे CH3CHX CH3, ये कोई कंपाउंड अपने पास, इसमें H यहां पर भी है, इस पोजीशन पे भी है, बीच में हैलोजन दे रखा है। इसकी अभिक्रिया यदि हम अल्कोहलिक KOH से करवाएं तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में HX बाहर निकलेगा। हमें पता है कि एल्कीन बनेगा और HX बाहर निकलेगा। तो यहाँ HX निकालने के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड है कि ये हाइड्रोजन के साथ HX निकल जाए। तो
तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पे। तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जिसे बोलते हैं सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम। अब सेट-जेफ नियम क्या कहता है, तो देखो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर सेट-जेफ नियम की बात करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 फर्स्ट कंडीशन के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सेकंड कंडीशन के लिए डबल बॉन्ड, सेकंड कंडीशन के लिए क्या जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच CH2। ये हो गया अपना 2 ब्यूटीन, इसको बोलते हैं 1 ब्यूटीन। तो सेट-जेफ नियम की बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो सेट-जेफ नियम कहता है कि जब एक से अधिक एल्कीन, एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। फिर से सुन लो, सेट-जेफ नियम के अकॉर्डिंग जब विलोपन अभिक्रिया में एक, 2 या 2 से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो देखो कंपाउंड अपने प्रोडक्ट हैं उनमें देखो अच्छे से कितने एल्किल प्रतिस्थापी हैं। तो द्विबंध के ऊपर प्रतिस्थापी की बात करें तो द्विबंध के ऊपर एक तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापी है, दोनों तरफ एक एक, और दूसरा CH3 और CH3 प्रतिस्थापी हैं। कितने एल्किल हो गए, एक, ये हो गया एल्किल समूह एक, यानी 2 एल्किल समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कोई एल्किल समूह नहीं है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, एथिल समूह, एल्किल समूह के रूप में है। तो यहाँ कितने एल्किल समूह हुए, एक। तो सेट-जेफ नियम कहता है कि वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिस पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो 2 वाली जो रिएक्शन है, 2 के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है 2 ब्यूटीन, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, लगभग 81% और ये 19%। ये था अपना सेट-जेफ नियम, ये अपना सेट-जेफ नियम। अब सेट-जेफ नियम में क्या हुआ है, सेट-जेफ नियम में एल्कीन बनने में हैलोजन के पास वाले कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा पोजीशन वाला। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है ये हो गया अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन है ये हो गया बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी प्रतिस्थापी, किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अब बिल्कुल उसी तरीके से देखो, इसमें 2-3 प्रकार से विलोपन हो सकता है। फर्स्ट है अल्फा विलोपन, दूसरा है बीटा विलोपन और नेक्स्ट है गामा विलोपन। तो अल्फा विलोपन की बात करें, अल्फा विलोपन का अर्थ है कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर अन्य समूह ऐसा हो जो बाहर निकले, यानी उसी कार्बन से दोनों समूह निकले, एक कार्बन से दोनों समूह निकल रहे थे, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा विलोपन। अब ये रिएक्शन है अपने पास CH3X है, तो CH3X से अपने को क्या निकालना है, HX, और किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक के होते। लेकिन यहाँ रिएक्शन जब हम बात करें किसी एक कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए जब भी बात करेंगे तो फोटोन की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, क्या निकलता है CH2, यानी यहाँ पर हमें एक कार्बीन प्राप्त होता है 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज, और HX जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं अल्फा विलोपन। यदि एक कार्बन से दोनों समूह निकले, एक H और एक X, तो उसे बोलते हैं अल्फा विलोपन, जो कि फोटोन की उपस्थिति में संपन्न होती है। नेक्स्ट है बीटा विलोपन, यानी ये हमने पढ़ लिया कि CH2H
CH2X, दो निकटवर्ती कार्बन यानी बीटा कार्बन, ये कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन निकले तो उसे बोलते हैं बीटा विलोपन। नेक्स्ट है गामा, तो गामा की बात करें CH2CHX CH2H, इस स्थिति में एक अल्फा कार्बन हो गया, फिर है बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन, इस तरीके से पोजीशन आती है अल्फा बीटा गामा डेल कार्बन इस तरीके से। तो यहाँ गामा कार्बन वाले हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी इसमें क्या बनेगा, फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यहाँ पर हमें, यहाँ तो एल्कीन मिल रही थी, यहाँ अपने को कार्बिन मिल रही थी, अब क्या मिलेगी, अब मिलेगी एक साइक्लोप्रोपेन, यानी एक 3 कार्बन की रिंग हमें प्राप्त होती है, वो एक गामा विलोपन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट है धातुओं से अभिक्रिया, यानी विलोपन अभिक्रिया के बाद में क्या पढ़ेंगे, धातुओं से अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे अपने पास आती है वुड्स अभिक्रिया। अब वुड्स अभिक्रिया की बात करें तो वुड्स अभिक्रिया के लिए लिखते हैं, देखो पहले वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में क्या है, किसी एल्किल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन करवाएं, एल्किल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन करवाएं, यानी 2 अणु किसके लिए, एल्किल हैलाइड के, 2 अणु सोडियम के लिए, इनकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें NaX प्राप्त होता है। 2NaX को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और बच का गया R और R, यानी एक एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो R के रूप में ये हमें एल्केन मिलेगा एज ए मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। दूसरा है 2NaX, सोडियम हैलाइड जो है वो बाहर निकलता है। फर्स्ट रिएक्शन थी वुड्स अभिक्रिया। अब वुड्स अभिक्रिया के बाद बात करें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया के लिए क्या करें, देखो ये रिएक्शन थी, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, याद रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एज ए रिएजेंट को शुष्क ईथर को लिया जाता है इसमें सोलवेंट के रूप में, सॉरी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, दूसरा है मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम से क्या करें, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं RX प्लस मैग्नीशियम। याद रखना मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाता है, मैग्नीशियम बीच में आ जाता है, यानी RMgX बनाता। और RMgX क्या है, एक ग्रिन्यार अभिकर्मक है, ग्रिन्यार अभिकर्मक है। क्या काम आता है, ये काम आता है एल्किल माइनस देने में, R माइनस जहां पर काम में लेना हो रिएक्शन के लिए वहां हम RMgX डालते हैं, क्योंकि जब भी टूटता है तो R माइनस देगा प्लस Mg प्लस 2 और X माइनस देता है। और हमें पता है कि R माइनस X माइनस की तुलना में अच्छा तो क्षार है और अच्छा नाभिक स्नेही है। याद रखना ये ऑर्डर होता है नाभिक स्नेही और क्षार के लिए, CH3 माइनस के बाद NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना। ये ऑर्डर बेसिक के लिए यानी क्षार के लिए भी और नाभिक स्नेही के लिए भी यही ऑर्डर होता है। तो जब भी हम R माइनस को एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम में लेना चाहें किसी रिएक्शन में भी, तो हम RMgX को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के अलावा, मैग्नीशियम के अलावा क्या है, लिथियम से। तो लिथियम से रिएक्शन करवाएं, RX प्लस Li, लिथियम से रिएक्शन।
तो Li से करवाएं तो क्या होगा बताओ, Lix हमें प्राप्त होगा, Lix हमें प्राप्त होगा। उसके अलावा क्या होगा, तो अब क्या करें, देखो यहाँ Li में एक एटम की जगह क्या लेते हैं, 2 एटम साथ में लेते हैं, 2Li लेंगे। तो एक तो Lix हमें प्राप्त होगा, दूसरा Rli यानी कार्बन और लिथियम का कंपाउंड, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक जिसमें धातु क्या है, लिथियम। तो इस तरीके से Rli और Lix हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन करवाएं किसी जिंक के साथ में, तो जिंक के साथ में रिएक्शन करवा दो, जिंक से अभिक्रिया। तो जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं Rx के लिए प्लस Zn, तो Zn के लिए देखो Zn X2 निकल जाता है और R2Zn बनता है। तो देखो Zn X2 ये तो अलग निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होगा R2Zn, R2Zn। इसकी भी वही विशेषता है कि ये R माइनस के रूप में देगा, क्योंकि जब ये टूटेगा, जब टूटता है तो Zn प्लस 2 प्लस 2R माइनस प्राप्त होते हैं। तो इस रिएजेंट को भी एक अलग से नाम दिया हुआ है, इसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो इस तरीके से सब मेटल्स के साथ में रिएक्शन जब भी होंगी तब ये हमेशा एक कार्बधात्विक यौगिक हमें प्राप्त होगा। जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यदि हम लेड से अभिक्रिया बात करें, लेड सोडियम जो मिश्र धातु होती है उससे रिएक्शन करवाएं तो Rx प्लस PbNa, Rx प्लस PbNa इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, R के साथ में यदि हम R की जगह क्या लें, R की जगह हम ले लें कोई एथिल समूह, तो एथिल समूह जैसे C2H5 ले लें और X की जगह क्या ले लें, Br। अब देखो C2H5 और Br की अभिक्रिया PbNa ये मिश्र धातु है लेड सोडियम की, इनके साथ में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो इससे रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है। तो लेड के साथ में C2H5 4 यानी इसे बोलेंगे टेट्रा एथिल लेड, TEL, टेट्रा एथिल लेड। उसके अलावा क्या मिलेगा, 4NaBr प्लस 3Pb ये हमें प्राप्त होता है। यानी किसी लेड मिश्र धातु या लेड सोडियम धातु से रिएक्शन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा टेट्रा एथिल लेड। ये अपनी कंप्लीट रिएक्शंस थी विलोपन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ये फोर्थ रिएक्शन है हेलोएल्केन के लिए। अपचयन में आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। उसके अलावा ऋण विद्युतीय समूह निकलता है, धन विद्युतीय समूह जुड़ता है, ये सब पढ़ा होगा आपने अपचयन अभिक्रिया के लिए। अब अपचयन अभिक्रिया के लिए एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक की अभिक्रिया हो, कैसी भी अभिक्रिया हो ऑर्गेनिक की, उसमें पता लगाना कि इसमें अपचयन हुआ है कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें CH बंद, CH बंद, CC बंद, CX बंद, CO बंद, CN बंद, इन बंधों की संख्या में कमी आती है या वृद्धि होती है।
अब इनको भी दो भागों में डिवाइड करें कि CH और CC को अलग रखें और CX COCN ये तीन बंधों को अलग रखें। यदि इनकी संख्या में वृद्धि हो, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में CH बंधों की संख्या में, CC बंध की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। और यदि अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में CO, CN, CX बंधों की संख्या में वृद्धि हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते। बिल्कुल इसी तरीके से यदि अभिक्रिया के बाद CO, CN, CX बंध की संख्या कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। और यदि इनकी संख्या कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो ये अच्छा याद रखने का अच्छा तरीका। नेक्स्ट है इसमें अपचयन के लिए रिएक्शन देखो, तो अपचयन के लिए रिएक्शन देखते हैं RX इसके साथ एल्कोहल, जब इसकी अपचयन अभिक्रिया करवाते हैं HX के लिए, तो अपचयन अभिक्रिया में हमें सोडियम प्लस एथेनॉल को एज ए रिएजेंट काम में लेना पड़ता है। तो सोडियम प्लस एथेनॉल लेते हैं या LiLH4 है, NaBH4 है, बहुत सारे रिएजेंट हैं अपचयन के लिए। तो यहाँ हम लेते हैं सोडियम प्लस एल्कोहल RX प्लस सोडियम प्लस एल्कोहल प्लस H2। तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम क्या है? एक धातु, अच्छे से देखना, धातु है और धातु का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और खुद का ऑक्सीकरण होगा तो किसी दूसरे का क्या करेगा? दूसरे का करेगा अपचयन। क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, कभी भी अलग अलग संपन्न नहीं हो सकती, एक साथ ही होंगी, कंपलसरी है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है? ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई ग्रहण भी करेगा, तो यानी दूसरे का किसी का क्या करेगी धातु? अपचयन। तो धातु एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ली जाती है, अपचायक के रूप में धातुओं को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल एज ए सॉल्यूशन काम में लेंगे, यानी सोडियम प्लस एल्कोहल के साथ में हम अभिक्रिया करवाएं RX और H2 की, इनकी उपस्थिति में। तो RX प्लस H2 की रिएक्शन करवाएं तो हमें RH प्राप्त होगा। RH क्या है? एल्किल समूह प्लस हाइड्रोजन। एल्किल समूह का सूत्र था CnH2n प्लस 1, एक हाइड्रोजन और मिल गया, तो मिलकर के क्या बन गया? CnH2n प्लस 2। और ये क्या है? एल्केन। यानी हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा इसी हाइड्रोजन को जोड़ने पर। और दूसरा क्या मिलेगा? HX। ये थी अपनी अपचयन अभिक्रियाएं, इनको देखो अच्छे से। नेक्स्ट है डाई हेलो व्युत्पन्न। डाई हेलो व्युत्पन्न की बात करें तो डाई हेलो व्युत्पन्न का अर्थ है दो हैलोजन। और दो हैलोजन कब बनेंगे? जब किसी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हैलोजन द्वारा करें तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब डाई हेलो व्युत्पन्न बनाने की विधियां क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं अपन। पहला था जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। लास्ट वीडियोस में देख लेना, वर्गीकरण अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो पहले हम बात करें कि डाई हेलो बनाने की विधियां, तो डाई हेलो व्युत्पन्न बनाने की विधियों में पढ़ेंगे। डाई हेलो व्युत्पन्न बनाने की विधियों में फर्स्ट है जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड कैसे बनाएं? एक कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। अब एक कार्बन पर दो हैलोजन, तो देखो किसी कार्बोनिल यौगिक से, फर्स्ट है किसी कार्बोनिल यौगिक से,
कार्बोनिल यौगिक से हम अभिक्रिया करवाएं PCl5 की, तो कार्बोनिल यौगिक से PCl5 की रिएक्शंस में POCl3 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन की दो वैलेंसी जो कार्बन को सेटिस्फाई कर रही थी उनकी जगह दो क्लोरीन आकर के जुड़ जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है CCl इस तरीके से POCl3, एक डाई हैलाइड, एक कार्बन पर दो हैलोजन। इस प्रकार से ये मेथड अच्छा होता है, कार्बोनिल यौगिक से जैम डाई हैलाइड बनाने का मेथड है। नेक्स्ट है दूसरा एल्काइन के द्वारा। तो एल्काइन से क्या करेंगे, तो एल्काइन पर हम HX का योग करवाएं। देखो एल्काइन से, एल्काइन में 3 बंध हैं। अब 3 बंध हैं तो उनके ऊपर HX का योग करवाएं। देखो आपने पढ़ा था कि जब हम किसी एल्कीन पर करवाएं HX का योग तो एक पाई बंध टूटेगा, 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो 2 नए सिग्मा बंध बना रहे, लेकिन यहाँ पर कितने पाई बंध हैं, 2 पाई बंध हैं। अब 2 पाई बंध हैं तो कितने सिग्मा बंध नए बन सकते हैं, तो बन सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड नए बन सकते हैं। अब 4 सिग्मा बॉन्ड नए बन सकते हैं तो HX के कितने अणु ले यहाँ पे, 2 अणु, यानी एक HX जोड़ रहे थे जब हम केवल एक बंध की बात कर रहे थे, एक पाई बंध की, लेकिन 2 पाई बंध का हमें HX का योग करवाना है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो हमें कितने HX लेने हैं, 2। तो 2 HX के साथ में किसी एल्काइन की अभिक्रिया करवाएं तो हमें CHX CH3CH3 हमें प्राप्त होता है। इसको क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड, एक कार्बन पर 2 हैलोजन। तो इस तरीके से जैम डाई हैलाइड बनाने की 2 ही विधियां हैं, कार्बोनिल यौगिक से और किसी एल्काइन से। नेक्स्ट है अपने पास जैम डाई हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड। और विसिनल में क्या होता है, निकटवर्ती कार्बन पर, एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर एक एक हैलोजन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड ये कैसे बनता है, अब विसिनल डाई हैलाइड की बात करें तो विसिनल डाई हैलाइड बनाने का सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो आता है एल्कीन्स के द्वारा। एल्कीन जो होती हैं उन एल्कीन पर कैसे हम किसी हैलोजन का योग करवाएं, तो देखो एक एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, उस पर किसी हैलोजन का योग करवा दें, X2 का योग करवाएं किसी नॉन एप्रोटिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में, जैसे CCl4 है जिसमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट लें कोई भी। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में किसी हैलोजन की अभिक्रिया एल्कीन से करवाते हैं। एल्कीन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CH, यहाँ पर एक हैलोजन और एक एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजन, यानी हमें प्राप्त होता है एक निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हैलोजन वाला यौगिक जिसे हम बोल सकते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो ये एक मेथड है इसके लिए। दूसरा मेथड है, पहला हो गया एल्कीन से, दूसरा है ग्लाइकोल के द्वारा। अब ग्लाइकोल क्या है, तो ग्लाइकोल जो है उसमें 2 निकटवर्ती कार्बन पर OH उपस्थित मिलेंगे। तो किसी ग्लाइकोल के साथ में अभिक्रिया हम करवाएं, PCl5 के लिए करवाएं ग्लाइकोल से। देखो ग्लाइकोल से अभिक्रिया, तो ग्लाइकोल होता है एथिलीन ग्लाइकोल ने एग्जाम्पल के लिए, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन PCl5 से करवाएं, तो PCl5 से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है CH2 OH की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन, यानी हमें 2 क्लोरीन एक एडजेसेंट पोजीशन पर प्राप्त होती है। और एडजेसेंट पोजीशन पर क्लोरीन क्या कहलाती हैं, विसिनल डाई
हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड हमें प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ PCl5 के दोनों लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH2 CH2 Cl और Cl हो गया। उसके साथ है POCl3 के 2 अणु प्लस HCl। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, अपना मेन कंपाउंड विसिनल डाई हैलाइड। तो दोनों रिएक्शन पढ़ी विसिनल के लिए। पहला हो गया एल्कीन से, एल्कीन पर H2 का योग किसी एप्रोटिक सोलवेंट की उपस्थिति में, नॉन पोलर सोलवेंट की उपस्थिति में। तो और दूसरा हो गया ग्लाइकोल से। नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के लिए क्या बता रखा है कि कार्बन की लंबी चेन हो, प्रथम कार्बन पे और अंतिम कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हुए होते हैं, उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब देखो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कैसे बनाते हैं। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता है कार्बन की लंबी चेन और एक हेड पोजीशन पे हैलोजन, एक टेल पोजीशन पे हैलोजन, उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने के लिए क्या करें कि एक तो हेड पोजीशन पे जोड़े, एक टेल पोजीशन पे। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम हुंस-डीकर जैसी कोई रिएक्शन ले। हुंस-डीकर में क्या ले रहे थे, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलोजन के साथ में करवाते थे CCl4 की उपस्थिति में। बिल्कुल वैसी रिएक्शन करवानी है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण लें जिसमें कार्बन की लंबी चेन हो, CH2 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 COO Ag, और इसकी रिएक्शन करवाएं हम Br2 से, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति। तो हमें क्या प्राप्त होगा, AgBr क्या होगा, बाहर निकल जाएगा 2AgBr के रूप में। क्या बचा, CO2, और CO2 हमें अलग से प्राप्त होगा। अब CO2 भी अलग से प्राप्त हो गया, 2AgBr जो था वो भी हमें अलग से प्राप्त होगा। क्या बच गया, CH2 और यहाँ पर 2 कार्बन। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो अब क्या करें, अब Br2 जो थे हमने कितने अणु लेने हैं, 2। अब Br2 2 लेंगे तो जो 2 Br बचे हुए हैं वो किस पोजीशन पर आकर जुड़ेंगे, CH2 के पास। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, CH2 Br, और ये हो गया हमारा एक हेड पोजीशन पे, एक टेल पोजीशन पे, यानी एक अल्फा ओमेगा डाई। जब भी हमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाना हो, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को लेते हैं, उसकी अभिक्रिया Br2 के साथ करवाते हैं किसी CCl4 जैसे रिएजेंट और सोलवेंट की उपस्थिति में। अब देखो उस सोलवेंट की उपस्थिति में करवाते हैं तो CO2 एज ए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। हुंस-डीकर में पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। 2AgBr के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। अब कौन बचाएगा, CH2 और CO2। यहाँ पर क्या है, ये एक sp2 संकरित कार्बन था। sp2 संकरित कार्बन में प्रतिशत S गुण था 33%। यहाँ sp3 संकरित कार्बन था जिसका प्रतिशत S गुण था 25%। और मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रतिशत एस कैरेक्टर। और प्रतिशत एस कैरेक्टर जिसका अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की अधिक होगी। तो दोनों कार्बन की बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है sp2 संकरित कार्बन की, क्योंकि उसका प्रतिशत S गुण 33% है जो 25% से ज्यादा है। और दूसरे के sp3 संकरण में प्रतिशत S गुण 25% है जो कि कम है। अब देखो दोनों का sp2 sp3 संकरण के कारण प्रतिशत S कैरेक्टर जो था उसमें अंतर है, तो जिसका S कैरेक्टर ज्यादा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा। तो S कैरेक्टर किसका ज्यादा, sp2 संकरित का, तो विद्युत ऋणता भी इसी की ज्यादा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा किसकी ओर जाएंगे, sp2 संकरित कार्बन की तरफ। और यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा,
CH2+, और CH2+ जो हमें प्राप्त होगा वो उस पर हम ब्रोमीन का ऐड करवा सकते। ये अपनी कंप्लीट रिएक्शंस थी। नेक्स्ट है इसके बारे में कि किसी डाई हैलाइड के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भौतिक गुण दो ही हैं, एक तो जल से भारी है, जल से भारी होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, जल से भारी होते हैं। दूसरा क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है रंगहीन होते हैं, मधुर गंध वाले होते हैं, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलय। यानी मधुर रंगहीन गंधहीन, मधुर गंध वाले होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं ना, द्रव अवस्था में होते हैं। और देखो उसके अलावा जल से भारी है तो जल में अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। ये तो आपको सबको पता है कि फॉर्मूला चलता है कि समान समान को घोलता है, कार्बनिक क्योंकि कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।